आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज हिंदुस्तान टाइम्स में एक तस्वीर देखी मैंने, जो एक दुकान की है, और उस दुकान का नाम जानते हैं क्या है? कोरोना। जी हाँ, 7 साल पहले ये दुकान खोली गई थी केरल के कोट्टायम में। ये दुकान जॉर्ज नाम का एक शख्स चलाता है। जॉर्ज ने बताया कि लैटिन में कोरोना का मतलब क्राउन होता है, इसीलिए ऐसा नाम रखा गया था। और महामारी में जॉर्ज की दुकान खूब चल रही है, क्योंकि नाम कोरोना है तो लोगों को बड़ा दिलचस्प होता है और लोग वहां जाते हैं खरीदारी करने। हेलो नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और मैं फिर हाजिर हूँ आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज लेकर। यहाँ हम बात करते हैं तमाम साइंटिफिक कहानियों की, रिसर्च की, फैक्ट्स और फिगर्स पर भी। तो आज कोरोना कवरेज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि दिल्ली में ही क्यों कोरोना के केसेस धड़ल्ले से बढ़ते जा रहे हैं, वहीं मुंबई में अब कोरोना कंट्रोल हो रहा है कैसे। फिर बात करेंगे ये कौन सा नया कॉम्प्लिकेशन है जो कोरोना के मरीजों में देखने को मिल रहा है। साथ ही बात होगी किस टेक्नोलॉजी पर फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन बनाई जा रही है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। और आखिर में रोज की तरह मुलाकात होगी एक कोरोना सर्वाइवर से। उससे पहले कोरोना से जुड़ी देश दुनिया की अपडेट्स पर नजर डालते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में 46,185 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 90,01,263 हो चुका है। राहत की बात यह है कि इनमें 84,23,162 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 4,41,727 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। दुनिया भर में अब तक 5.72 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 3.96 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 13.64 लाख लोगों की जान जा चुकी है। अब 1.61 करोड़ मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। दिल्ली में 24 घंटों में 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 98 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त दिल्ली में 43,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। पिछले महीने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संक्रमित हुए थे तो उनके इलाज में रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया गया था। अब WHO ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की सलाह दी है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर स्वास्थ्य कर्मियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 30 दिन की स्पेशल छुट्टी देने का फैसला लिया है। राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक आदेश के अनुसार मेडिकल ऑफिसर द्वारा एक प्रमाण पत्र के आधार पर छुट्टी को मंजूरी दी जाएगी। अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से 57 घंटे तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। 23 नवंबर की सुबह 6 बजे ये कर्फ्यू खत्म होगा। तब उसी दिन रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। रोजाना ये नाइट कर्फ्यू कितने दिनों के लिए रहेगा, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। अमेरिका में सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो थैंक्सगिविंग डे पर यात्रा करने से बचे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना वैक्सीन पर दुनिया के सभी देशों से सहयोग करने की अपील की है। इस बीच खबर ये भी है कि चीन ने अब तक अपने देश के करीब 10 लाख लोगों को साइनोफार्म वैक्सीन लगा भी दिया है। हरियाणा में स्कूल खुलने के महज 2 हफ्तों में ही कुल 147 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा 72 छात्र संक्रमित है। इसके अलावा जिंद में 29, सिरसा में 16, कैथल और महेंद्रगढ़ में 12 और हिसार में 6 बच्चे पॉजिटिव हैं। और कोरोना से जंग में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का आज से तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी उन वॉलेंटियर में शामिल है जिनके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। इससे पहले हम सुनते आ रहे थे कि मुंबई में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब कोरोना को लेकर अगर कोई राज्य सुर्खियों में बना है तो वो दिल्ली है। त्योहार तो हर जगह है, ठंड भी कई जगह है
और दिल्ली की तरह मुंबई भी एक शहर है, लेकिन मुंबई में अब उतने केसेस नहीं हैं जितने कि दिल्ली में है। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और मुंबई दिल्ली जितनी चिंताजनक सिटी नहीं बनी? हमारी सहयोगी साक्षी ने बात की आज तक रेडियो के रिपोर्टर कुमार कुणाल से। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि दिल्ली में जितनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, कई डॉक्टरों से हमने बात की और खास तौर पर हमने 3 बड़े डॉक्टर्स से हमने इस बारे में बात की कि दिल्ली में आखिरकार खास तौर पर मुंबई की तुलना में क्यों ज्यादा केसेस बढ़े। तो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आई वो ये था कि जो पिछले दिनों त्योहारों का मौसम रहा उसमें बहुत ज्यादा लापरवाही की गई है। खास तौर पर बाजारों में जो सख्ती दिखनी चाहिए थी वो दिखी नहीं और इसी वजह से लोग खुल करके घूमे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी है, ना ही मास्क का जो एक आमतौर पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खासतौर पर दिल्ली में जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर जाते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा कोताही बरती गई और इसी वजह से ये जो दिल्ली में संक्रमण की दर है वो बढ़ी है। तो सबसे बड़ा जो बड़ी वजह है वो त्योहारों के समय में लोगों की लापरवाही मानी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कई सारी और वजह भी है, जैसे कि सबसे बड़ी वजह बेशक लापरवाही हो, लेकिन उसके अलावा जैसे इस समय प्रदूषण की मात्रा काफी ज्यादा है दिल्ली की हवा में और प्रदूषण एक तरीके से एक कैरियर का काम भी करता है। उसमें जो धूलकण होते हैं उसके साथ चिपककर जो तमाम वायरस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उनका भी मूवमेंट होता है और उसी वजह से ऐसे समय जिस समय प्रदूषण बहुत ज्यादा है दिल्ली में, खासतौर पर पार्टिकुलेट मैटर जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में धूलकण कहते हैं, उनके साथ भी वायरस तेजी से फैलता है। जो तीसरी मुख्य वजह है वो है कि जैसे जैसे सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है इसके साथ ही साथ प्रदूषण का भी माहौल है। ऐसे में लोग घरों के भीतर रहना ज्यादा पसंद करते हैं और जैसे ही आप एक बंद दरवाजे के अंदर कई सारे लोग मिलना जुलना करते हैं, छोटी मोटी पार्टियां करते हैं त्योहारों की वजह से और एक साथ रहते हैं, ऐसे में संक्रमण की संक्रमण ज्यादा फैलने की आशंका होती है क्योंकि एक साथ लोगों का मिलना जुलना होता है, उठना बैठना होता है, ऐसे में एक दूसरे से संक्रमण ज्यादा फैलता है। तो जो डॉक्टरों की से हमारी बात हुई उनका यही कहना था कि मुख्य ये 3 वजह है जिसमें एक त्योहार, दूसरा प्रदूषण और तीसरा सर्दी जिसकी वजह से हम एक साथ बैठ रहे हैं वो। लेकिन हम जहां तक देखते हैं उसमें एक फैक्टर और है वो ये है कि जिस तरीके से सरकार की तैयारी होनी चाहिए थी, जिस तरीके से अब जाकर के सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, अगर ये थोड़ी जल्दी सरकार जाती और खासतौर पर जिस समय त्योहारों की शॉपिंग चल रही थी उस समय सख्ती बरती जाती तो शायद बेहतर परिणाम होते और इतने मामले 7,000 8,000 जैसे मामले नहीं आते प्रतिदिन दिल्ली में खासतौर पर। जी कुमार जी, अगर मुंबई की बात करें तो वो सबसे प्रभावित राज्यों में से एक था, लेकिन वहां दिल्ली के मुकाबले अब जो है कंट्रोल दिखाई दे रहा है। तो मुंबई इस चीज को किस तरह से हैंडल कर रहा है कोरोना वायरस को? देखिए, मुंबई की जो स्थिति है वो दिल्ली से काफी अलग है। एक तो वहां पर मौसम बिल्कुल अलग है दिल्ली के मुकाबले, अभी वहां पर सर्दी इतनी ज्यादा नहीं शुरू हुई है, वहां प्रदूषण नहीं है। दूसरी बात, जो त्योहारों को लेकर के और मंदिरों में जो रोक टोक रही और सरकार ने पहले मंदिरों में जाना अलाउ नहीं किया, उसकी वजह से भी कंट्रोल करने में थोड़ी बेहतर स्थिति में रहा मुंबई। तीसरी जो बात है, पब्लिक बिहेवियर की भी बात होती है, जो आम लोगों का बिहेवियर पैटर्न है मुंबई में। अगर हम कहें तो दिल्ली में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, की कोविड को लेकर के आप किस तरीके का अपना बर्ताव रखते हैं, उसको बहुत हम सख्ती से उसका पालन नहीं करते हैं। लेकिन एक अलग किस्म का सांस्कृतिक और वहाँ का सिविक सेंस होने की वजह से मुंबई में थोड़ा ये फॉलो करना आसान होता है, ऐसा जानकारों का मानना है। दूसरी तरफ जो सरकार की अपनी तैयारी थी, वहां पर बड़े बड़े कोविड सेंटर्स भी स्थापित किए गए, साथ ही साथ जिस तरीके से वहां पर स्क्रीनिंग की गई और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, वो बेहतर नजर आता है दिल्ली की तुलना में। इसलिए शुरुआत में मुंबई में जहां बहुत तेजी से मामले बढ़े, और आपको याद होगा कि किस तरीके से झुग्गियों में बहुत ज्यादा मुंबई में मामले बढ़े थे, उसके बाद उन्होंने उस पर कंट्रोल किया
और दिल्ली इस मामले में पिछड़ गई, क्योंकि पहला वेव आया, फिर सितंबर में दूसरा वेव आया और तीसरा वेव अभी नवंबर में देखने को मिल रहा है। यानी 3 वेव दिल्ली में कोरोना मामलों के आ चुके हैं। जी कुणाल जी, मुंबई में 3T का क्या रोल है और दिल्ली में इस मॉडल को किस तरह से अपनाया जा रहा है? देखिए, मुंबई में बहुत सारे मॉडल को उन्होंने अपनाया है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी उन्होंने अपनाया और बाकी तमाम चीजों को भी अपनाया, और दिल्ली में भी अब जाकर के कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को जागरूक करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ सर्वे भी किए जा रहे हैं लगातार। आज से ही अगर दिल्ली में हम बात करें तो घर जाकर के डोर टू डोर सर्वे शुरू किया जा रहा है। करीब 9,500 टीम लगाई गई है इसको लेकर के, और ये कोशिश की जाएगी कि 13 से 14 लाख घर जो है उनको कवर किया जाए। तो इसमें लोगों को जागरूक करना, लोगों के घर पर जाना, लोगों का सर्वे करना, लोगों को इस बारे में जागरूक करना कि कैसे आप अगर बाहर निकलते हैं या बाजारों में जाते हैं या त्योहार मनाते हैं तो ऐसे में आप किस तरीके का बर्ताव रखेंगे, किस तरीके का आपका बिहेवियर पैटर्न होना चाहिए, इन तमाम चीजों की भी काफी अहमियत होती है। इस पर मुंबई में क्या काम हुआ, शायद लगता है इसमें दिल्ली पिछड़ी है, लेकिन अब जाकर के दिल्ली की सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय मिलकर के ये तमाम चीजों की कमी जो रह गई थी, खासतौर पर सर्वे करने को लेकर के और आपको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करने की जो जरूरत है, कोई भी अगर कोविड से प्रभावित माना जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद आइसोलेट करना होता है, उन तमाम चीजों पर अब जाकर के बेहतर तरीके से काम शुरू। शुक्रिया कुमार कुणाल हमसे बातचीत करने के लिए। अब यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद करेंगे बात कि कोरोना के मरीजों में कौन सा नया कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। तो ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। आप कोरोना कवरेज सुन रहे हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। कोरोना वायरस की वजह से मरीजों में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते रहते हैं। हम आपको कोरोना कवरेज में ऐसे कई केसेस के बारे में बताते भी रहते हैं। अब एक और कॉम्प्लिकेशन है जो कोरोना वायरस के मरीजों में देखने को मिला है। इसे कहते हैं गुलियन बार सिंड्रोम। ये अगस्त के महीने से ही देखने को मिल रहा है। ये सिंड्रोम एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ा सकता है। अब तक भारत में ऐसे 24 केसेस भी आ चुके हैं। इस सिंड्रोम पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रगति ने एम्स की रेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD उमा कुमार से बात की है। मैम, ये जो GB सिंड्रोम है ये क्या है? देखिए, GB सिंड्रोम को अगर हम इस कंप्लीट फॉर्म बोलें तो दिस इज कॉल्ड गिया-बारे सिंड्रोम, और इसमें जो पेशेंट है वो लिम्स की वीकनेस से प्रेजेंट करता है, यानी कि हाथ पैरों में बहुत कमजोरी आती है जो कि इनिशियली प्रॉक्सिमल होती है, जैसे कि उठने बैठने में परेशानी आती है मरीज को, हाँ पाए ऊपर उठाने में परेशानी आएगी। इसके अलावा अगर ये और प्रोग्रेस करता जाता है तो पूरे जो हाथ पैर हैं बिल्कुल लिम्प हो जाते हैं, मूवमेंट चली जाती है, और इसमें रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, खाना निगलने में परेशानी आ सकती है, पानी पीते हैं तो नाक से पानी बाहर, भी कॉल इट नेजल रिगर्जिटेशन। तो इस तरह से इसमें बहुत एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है और कहना चाहिए क्वाड्री पैरालिसिस से पेशेंट प्रेजेंट करता है। इसका अगर हम कोविड से कनेक्शन जानना चाहें तो क्या होगा? देखिए, कोविड से पहले भी ये रिपोर्टेड था बहुत सारे इन्फेक्शंस के बाद, और बहुत सारे स्टडीज अवेलेबल हैं जिसमें ये देखा गया कि बहुत टाइप के वायरसेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बाद ये तरह की प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई है। इवन जब जीका आया था या फिर सार्स आया तो भी ये GB सिंड्रोम रिपोर्टेड हुआ था। तो ऐसे ही जो अभी ये जो कोविड चल रहा है उसमें भी जो कोरोना वायरस है उसके साथ इसकी एसोसिएशन देखने में आ रही है, और काफी केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक GB सिंड्रोम के। इसके जो डिसऑर्डर है, इसके जो एकदम शुरुआती लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं?
शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया कि मरीज को प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है, यानी कि उसको उठने बैठने में परेशानी होगी, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशानी होगी, बेड से नीचे उतरने में तकलीफ होगी, और ऊपर से कोई सामान उतारना है तो बाजू मतलब प्रॉक्सिमली ज़्यादा वीकनेस आती है। बाद में ये पूरे में फैल जाती है, तो बिल्कुल ही मरीज मूव ही नहीं कर सकता अपने हाथ पैरों को, ये वाली सिचुएशन आ जाती है। और फिर जब ये बढ़ती जाती है परेशानी और बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करे तो सांस लेने में परेशानी होने लगती है, खाना निगलने में परेशानी होने लगती है, पानी पीने में परेशानी होने लगती है, और कभी कभी हाथ पैरों में झंझनाहट, मतलब सेंसरी सिम्टम्स भी आ जाते हैं मरीजों में, डिपेंडिंग कि किस टाइप का जीबी सिंड्रोम हो रहा है। जिन्हें ये सिंड्रोम होते हैं, अगर उन्हें कोविड हो जाए तो कितने खराब स्तर पर उन्हें डैमेज कर सकता है वो? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि जिन्हें ये सिम्टम है उनमें कोविड हो जाए, बल्कि हम बात ये करेंगे कि जिनको कोविड है उनमें ये लक्षण हो जाए तो कितनी परेशानी होगी। तो कोविड के साथ भी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस देखे जा रहे हैं, और परेशानी तो होगी क्योंकि क्वाड्रिपैरेसिस होगी और मरीज बिल्कुल बेड बाउंड हो जाएगा, और इवन डेथ तक हो सकती है जब रेस्पिरेटरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये देखा गया कि ये कोविड की शुरुआत में भी देखा गया कुछ दिनों के भीतर, और बाद में भी देखा गया, मतलब कुछ हफ्तों के बाद भी ये देखा गया। तो इलनेस के दौरान ये कभी भी हो सकता है। और अगर मैं बात करूं कि क्यों हो रहा है, इसमें जो नर्व्स होती है ना, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मान लीजिए ब्रेन आ गया, पेरिफेरल में बहुत सारे नर्व्स जो जा रहे होते हैं बॉडी में, तो ये जो नर्व्स के पेप्टाइड्स हैं या प्रोटीन्स हैं वो अटैक होते हैं और वो डैमेज होते हैं, नर्व सेल्स डैमेज होते हैं, तो ये मैनिफेस्ट करता है। तो बेसिकली एक तरह की हम कह सकते हैं कि बहुत सारे नर्व्स, पॉलीन्यूरोपैथी मिलती है, जिसमें जो हमारे मसल्स को सप्लाई करते हैं नर्व्स, मोटर नर्व्स कह देते हैं, या फिर जो स्किन को सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिव सिम्टम्स आते हैं, वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं। जिन्हें ये डिसऑर्डर नहीं है उन्हें होने की कितनी संभावनाएं हैं? नहीं, ये तो कहना कि जिनको, मतलब कौन सा डिसऑर्डर, लाइक आप कहें कि जिनको जीबी नहीं है उनको कोविड होने की, या कोविड जिनको है उनको जीबी होने की कितनी संभावना है, जो पहली वाली बात है वो तो बिल्कुल मायने नहीं रखती। जहाँ तक बात है कि जिनको कोविड है और उनमें जीबी होने की कितनी संभावनाएं हैं, देखिए अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है, और ना ही ऐसा कोई डेटा कि ये कहा जा सके कि इतने % लोगों को डेवलप होगा जीबी सिंड्रोम। बट जो पुराना डेटा अवेलेबल है या पुराने वायरल इन्फेक्शंस पे डेटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि 20 to 30% लोगों में ये परेशानी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा कुमार जी इस विषय पर हमसे डिटेल में चर्चा करने के लिए। तो हर जगह अब वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें मिलने लगी है। फाइजर के बाद अब मॉडर्ना ने भी अपनी कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स के नतीजों की घोषणा कर दी, और ये पता चला कि 94.5% तक मॉडर्ना की वैक्सीन इफेक्टिव है और फाइजर की वैक्सीन 90% तक इफेक्टिव है। ये दोनों ही वैक्सीन मैसेंजर आरएनए यानी mRNA पर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर डेवलप की गई है। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों की चिंता है कि क्या इस टेक्नोलॉजी से बनी वैक्सीन सुरक्षित रहेगी, और जो बाकी की वैक्सीन्स है वो किस टेक्नोलॉजी से बन रही है। यही सब पूछा हमारी सहयोगी खुशबू ने डॉक्टर SP बोयत्रा से। ये गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिसिन चेयरमैन है। डॉक्टर, सबसे पहले तो सवाल यही है कि जो भी वैक्सीन अभी बन रही हैं या जो अभी बन चुकी हैं, जिन्होंने अपने इफेक्टिवनेस के ऊपर बोला है कि वो 90% और 95% इफेक्टिव है, तो ये जो वैक्सीन है वो शरीर को कैसे तैयार करती है कोरोना से लड़ने के लिए? देखो, वैक्सीन का मतलब होता है हमारी बॉडी, व्हाट हैपन टू शॉर्ट में बताऊं, तो जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है, जो हम इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है। जो बाहर के जो अटैक करते हैं उसको हम एंटीजन कहते हैं। वो फॉरेन चीजें आती हैं बॉडी में, वो एंटर कर जाती हैं फॉरेन चीजें,
जब भी चली जाती हैं हमारी कोई चीज, जैसे फजलों कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस, बैक्टीरिया कुछ चला गया, वो हमारी बॉडी में नेचुरल नॉर्मल चीजें नहीं होती हैं, तो फॉरेन चीजें होती हैं, तो बाहर की चीज जाती हैं, तो हमारी बॉडी जो होते हैं वो जो उसके जो एंटीजन को, जो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, जो उसको एकदम फील कर लेते हैं कि जैसे सम फॉरेन बॉडी, फॉरेन थिंग हैज कम, तो उसके लिए वो उसको इनगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद जो इकट्ठा बन जाता है उसको हम बोलते हैं एंटीजन, फॉरेन एंटीजन। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, जो टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो डिफेंस के सेल्स होते हैं, ये सेल्स होते हैं, तो उसमें दे मेक एंटीबॉडीज टू फाइट दैट। ओके, तो जो इन्वेडर जो होते हैं तो बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे उनको फाइट करने के लिए दे मेक टू उसका स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टू दैट पर्टिकुलर फॉरेन मटेरियल। सो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कि जैसे बच्चों को वैक्सीन देते हो आप, सारे पोलियो वैक्सीन दे देते हो, मीजल, मम, सब कुछ देते हो। ये क्या करते हैं, ये एक जो भी बीमारी का देना होता है, हम इसमें डिफरेंट, जैसे वायरस होता है, मोस्टली वायरस होते हैं जो बॉडी में कर देते हैं एंटर, एंड बॉडी उसको प्रोटेक्शन के लिए एंटीबॉडी बनाती है। अब हम कई दफा इमीडिएटली अगर एंटीबॉडी फॉरेन चीज को चली जाती है, बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो बॉडी विल सफर। इसलिए कि हम सफरिंग ना हो, तो हम उसके लिए एंटीबॉडी पहले से ही बॉडी में तैयार रखते हैं, सो दैट जब वो अटैक करेगा तो यू ऑलरेडी एंटीबॉडी आर देयर टू फाइट इट, एंड बाकी एंटीबॉडी बन जाएंगे। एंड देन वैक्सीन का मतलब होता है कि हम कोई चीज का, अब टेक फॉर एग्जाम्पल अब कोरोना आ गया, अब व्हाट वी विल डू इज, इसके वायरसेस होते हैं, अगर हम लाइव एज इट इज दे देंगे तो दे कैन कॉज इन्फेक्शन। तो ये देने के लिए इसको पहले हम लाइव जो होता है उसको, चाहे तो उसको इसका जेनेटिक सिस्टम को हम वीक कर देते हैं, ताकि ये जाके इनका जेनेटिक जो एंटीजेनिस्टिक इफेक्ट तो रहेगा, लेकिन इन्फेक्शन पार्ट बॉडी को डिजीज नहीं काज कर सकता, इतना रोल देते हैं हम। तो सर जो मॉडर्ना और जो फाइजर वैक्सीन है उसकी बात मैं करें, बता रहा हूँ, उसी का आपको बताता हूँ। जो दिस इज वेयर आई एम कमिंग। एक तो होता है लाइव वैक्सीन जो होती है जिसमें जेनेटिक चेंज कर देते हैं, दूसरा होता है लाइव अटेनुएटेड। अटेनुएटेड मीन उसको चाहे तो रेडिएशन दे देते हैं वायरसेस को, ताकि वायरस इनएक्टिव हो जाते हैं, चाहे उनको किसी केमिकल के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे किसी भी मेक देम सो दैट एसिड या किसी चीज में डाल के, ताकि वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जब वो देते हैं बॉडी में, उनको इनएक्टिव मीन को डिजीज नहीं काज करेंगे, लेकिन हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम को पता लग गया फॉरेन बॉडी आ गया है, वो एंटीबॉडीज बना लेते हैं। एंड तीसरा जो होता है जैसे मैसेंजर, mRNA मैसेंजर होता है, डीएनए मैसेंजर होता है, आरएनए मैसेंजर। मैसेंजर मीन तो हम इनका एक तरह से वी मेक ए प्लाइका ऑफ द वायरस और उसको अंदर भेज देते हैं, अंदर बॉडी में। दे कैनॉट कॉज डिजीज, लेकिन दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज उसमें के लिए। एंड दिस इज व्हाट आरएनए जो मैसेंजर होता है, ये इसको इन्होंने जो बनाना है, इसका इज मेड अप ऑफ दैट मैसेंजर। तो सर ये जो mRNA है, मॉडर्ना और फाइजर, दोनों इसी टेक्नोलॉजी पर बनी है। तो सर इस टेक्नोलॉजी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखो, दिस इज समबडी टोल्ड कि इट मे कॉज डिजीज। अगर आप चेंजिंग डीएनए एंड इसका जेनेटिक जीन जो इनको जेनेटिक सिस्टम को खराब करेंगे, हमारी बॉडी का जेनेटिक सिस्टम को इफेक्ट कर, दिस इज थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली जितने लोगों को दिया है, there are so many vaccines which are made like this and they don't cause, most of the time they shouldn't cause। अभी जितने लोगों को वॉलंटियर दिया है 95-96% सेंसिटिविटी, 98% स्पेसिफिसिटी, तो दिस मीन के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों ही इसमें ऑलमोस्ट 90%, 95% से ज्यादा जो होता है, सभी फॉर वेरी इफेक्टिव, बिकॉज इट्स ए गुड इफेक्टिव। तो सर ये जो 90% और 95% की जो इफेक्टिवनेस है, वो आखिर जो है कितने नुकसानदेह भी हो सकती है हमारे लिए? नहीं हो सकता, तो कुछ भी है, बट दे हैव नॉट फॉर दैट सीधी। सबसे पहले इससे पहले देखते हैं कि इसको सेंसिटिविटी, लोग टॉलरेंस कितना है। नंबर 2 देखते हैं कि इससे साइड इफेक्ट तो नहीं होते किसी को, एंड दे हैव नॉट फाउंड सो। और जिसके साइड इफेक्ट होते हैं दे कम विद इन फ्यू डेज, दे डोंट कम आफ्टर एजेस, ईयर्स। अगर दे हैव नॉट फाउंड, किसी को भी उसका साइड इफेक्ट नहीं मिला,
That's is effective. Got to be good effective. It theoretically है. It can cause genetic and so many things can cause, but it doesn't cause. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर SP बोयत्रा। और अब जाने से पहले रोज की तरह मुलाकात होगी कोरोना सर्वाइवर से। आपको कोरोना सर्वाइवर से हम इसलिए मिलवाते हैं, उनकी बातचीत सुनवाने का यही कारण है कि आप उन्हें सुने तो आपको एक हिम्मत मिले, कोरोना से लड़ने की ताकत मिले और ऐसी जानकारियां मिले जिससे आपके मन में बैठे सारे भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि जानकारियां ही आपको बहुत सशक्त बनाती है। तो चलिए फिर आपको मिलवाते हैं विजय वर्मा से। ये महाराष्ट्र के गांव तुमसर के रहने वाले हैं और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ये एज अ सेल्स मैनेजर काम करते हैं। इन्हें भी कोरोना छूकर निकल गया, कुछ तकलीफें हुई, डर भी लगा, लेकिन सबका डटकर इन्होंने सामना किया है और आखिरकार विजय जी ने कोरोना को मात दे दी। हमारी सहयोगी साक्षी ने उनसे बात की है, आइए आपको उनका अनुभव सुनवाते हैं। तो सर, आप अभी कोरोना से लड़के कुछ दिनों पहले नेगेटिव हुए हैं, तो क्या फीलिंग थी वो पॉजिटिव जब आप हुए थे और किस तरह से आपने मैनेज किया? हाँ, लगा था कि कुछ तो भी है, क्योंकि सिम्टम्स मुझे थोड़ा सा फीवर आ रहा था बीच में जी। 1-2 दिन उतार चढ़ाव चल रहा था, लेकिन मेरा कैसा है कि जो वर्किंग है वो ज्यादातर फील्ड वर्क होता है, मतलब ऑफिस करके फिर मैं अपने एडवाइजर लोगों के साथ बाहर होता हूँ, तो कॉल्स पर मैं फिर भी घूमता था। फीवर रहने के बावजूद भी मैं मैक्सिमम टाइम बाहर रहता था और कवर कर लेता था। मुझे ऐसा कुछ उतना ज्यादा महसूस नहीं होता था, लेकिन रात के समय मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो भी तकलीफ हो रही, फीवर बढ़ रहा है और कम हो रहा है, बदन गर्म होने लगता था, तो बेचैनी होने लगती थी। फिर लगभग 2-3 दिन ये चला, ऐसा ही 2-3 दिन चला और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे चेकअप करना ही चाहिए करके, तो मैं खुद होके ही चेकअप करने गया। तो और क्या कुछ सिम्टम्स थे आपके ऐसे जिससे आपको लगा कि आपको चेकअप के लिए जाना चाहिए? नहीं, बस वही फीवर था, और फीवर मतलब बाकी तो मेरे को दूसरे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थे। जैसे उस पे बोलते कि टेस्ट लेस हो जाता है, कि टेस्ट नहीं आएगा या सांस में प्रॉब्लम होगा, तो उस तरीके का कुछ नहीं था। तो मुझे 1-2 मेरे फ्रेंड लोगों ने ये भी गाइड किया था कि बोले कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही रहता है करके, लेकिन मैंने खुद नहीं डिसीजन लिया कि भाई नहीं, मुझे चेक करना होगा और मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर मैं गया, यहाँ के पास के डॉक्टर में गया, तो उन्होंने भी ट्रीटमेंट वगैरह किया और फीवर वगैरह की दवाई दिया, बताया कि 2-3 दिन के अंदर अगर कवर नहीं हुआ तो आपको फिर कोविड-19 का टेस्ट कराना ही होगा। तो फिर वो फीवर और बढ़ने लगा, थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा होने लगी उस समय, तो फिर मैंने कोविड-19 का टेस्ट कराया। पहले ये प्राइवेट में ही कराया, मतलब गवर्नमेंट में भीड़ में जाएंगे तो और वहाँ पे नहीं भी है तो हो सकता है, तो मैंने पहले प्राइवेट क्लिनिक में ही कराया, लेकिन एंटीजन टेस्ट कराया जो निगेटिव आई थी मेरी। ठीक है, उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो बोले चलो अच्छा है कि निगेटिव है। उन्होंने मेरे को फिर कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह बताई थी, सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह का जो टेस्ट होता है, RBC वगैरह जो लेते हैं, वो सब लगभग उन्होंने 8-10 मिनट टेस्ट करवाई थी। तो पहले मेरा सी रिएक्टिव प्रोटीन जो था वो लगभग 59 mg कुछ आया हुआ था, जो कम होना चाहिए। तो बोले कि नहीं, आप फिर से चेक कराओ, कोविड-19 का टेस्ट फिर से कराओ, तो फिर गवर्नमेंट में कराओ। फिर मैंने गवर्नमेंट में 2nd टाइम करवाया, तो फिर भी वो मुझे निगेटिव ही आया, एंटीजन टेस्ट से वो निगेटिव ही आया, तो दोनों बार मेरा निगेटिव आया। फिर उन्होंने कुछ मुझे टैबलेट्स वगैरह लिख के दी, कुछ प्री ट्रीटमेंट किया, यहाँ के डॉक्टर कोचर सर है, उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट किया। तो बोले कि एक बार आप एक काम करो, ये कर लो, बोले मैं तुम्हारा ये कर लेता हूँ, बोले क्या छाती का एक्सरे करा लेता हूँ, और तुम्हारे में बोले थोड़ा सा मुझे निमोनिया का कुछ अंश नजर आ रहा है, बोले। तो मैंने ठीक है, ओके सर। उन्होंने फिर वो किया और फिर मुझे उन्होंने गाइड किया कि बोले आप CT स्कैन करा लो तुरंत। जब मैंने CT स्कैन करवाया यहाँ से, तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कोविड-19 आया लिखकर कि नहीं चेक कराना होगा। तो RT-PCR मैंने फिर भंडारा में जाके चेक कराया इमीडिएट। RT-PCR का रिपोर्ट मेरा लगभग नागपुर से आता है, तो 3-4 दिन बाद आया। 3-4 दिन बाद आने के बाद वो पॉजिटिव आया, लगभग 20% कुछ उसमें इन्फेक्शन दिखा रहा था। तो मैंने फिर दिखाया इनको डॉक्टर को कि मतलब इस तरीके का अभी पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो उनको दिखाया। तो उन्होंने फिर देखा, बोले मुझे डाउट था ही, बोली है आपको एडमिट वगैरह होना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल बोले अभी जरूरत नहीं, क्योंकि 3-4 दिन पहले का आपने टेस्ट कराया था और लगभग जब से आपका चल रहा है, आप मेरे पास आ रहे हो, तो लगभग 6-7 दिन का टाइम हो चुका है,
तो मतलब ठीक है होम क्वारंटाइन रहेंगे। तो होम क्वारंटाइन करके मैंने पूरे प्रिकॉशन लिए। साथ साथ मैंने घर के भी घर में जैसे काढ़ा पीना, गर्म पानी, दिन भर गर्म पानी से ही पीना, ठंडा पानी टोटल और बंद कर आपने दिया। किस तरह की दवाइयाँ ली? कुछ स्पेशल दवाइयाँ भी ली होंगी आपने उस समय? भैया उन्होंने मुझे लिम्सी 500 दिया था कैल्शियम के लिए, एक जिंको टैब दिया था जिंक बढ़ाने के लिए, और एक आजी 500 दिया था, और एक टैबलेट दिया था डी साइन 60 के है जी जी। ये चली थी। एक अबीर आप करके भी दिया था उन्होंने, और बाकी कुछ कॉमन थी जैसे एसिडिटी वगैरह की जो थी वो चल रही थी। और इन्होंने बहुत ये जब मेडिसिन मैंने लिया और बाद में जब कल टाइम उन्होंने फिर से मुझे टेस्ट वगैरह करवाया तो मेरा वो सी रिएक्टिव प्रोटीन 15 पे आ गया था, एकदम कम हो गया था। तो बहुत अच्छा रिपोर्ट आया आपका, आपने बहुत जल्दी कवर कर लिया। इस दौरान मैंने मास्क लगाना, सैनिटाइज वगैरह पूरा, कपड़े चेंज करने के बराबर बाहर तो जाता ही नहीं था। मॉर्निंग में मैं मॉर्निंग वॉक करने जो जाता हूँ वो भी बंद कर दिया था, स्लैब घूमता था अपने ऊपर में 1-1 घंटा घूम। ये सारे मैंने बहुत सारे प्रिकॉशन लिए उस समय। विजय जी उस समय आपका ख्याल कौन रखता था? घर से कोई होगा या फिर आप? हाँ, वाइफ थी, मेरा एक छोटा बेटा भी है, तो बेटा से तो काफी मैं दूर रहता था, और वाइफ भी थी। वाइफ भी प्रिकॉशन लेकर ही मुझे सारी चीज देती थी। मेरे बेड के पास ही लाके खाना सारा वहीं पे देगी, बर्तन अलग ही रखेगी, वो सारी चीजें उतना उन्होंने, मतलब वाइफ ने अच्छा प्रिकॉशन किया और बहुत सपोर्ट किया उस समय। तो उस दौरान क्या आपको कोई तनाव महसूस हुआ, और अगर हाँ तो आपने कैसे डील किया? तनाव तो बहुत आया था कि ऐसा लग रहा था कि क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती ना, क्योंकि घर में जैसे अपन जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं तो कभी अपन ऐसा महसूस नहीं करते कि ऐसा कुछ होने वाला है या क्या है। एक तो इंसिडेंस ऐसा रहा कि मुझे रहा नहीं, तो मैंने रात को वाइफ को फाइल खोल के बना, इतने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इतनी सारी एफडी वगैरह है, तो बोले क्या है आपको बताने के लिए, ऐसे क्यों बताया? मैंने कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो बोले कुछ भी बात कर रहे हो करके, तो उसको लेकिन मैंने बता दिया, क्योंकि कभी वो पूछती नहीं, उसको कुछ पता नहीं, कल चल के उसको कुछ कम ना हो और मुझे इस जगह हो गया, उसको कोई चीज में तकलीफ ना हो। तो मैंने ये अपने अकाउंट नंबर, इतने अकाउंट मेरे है, ये सारी चीजें मैंने जानकारी उसको, भले उसने मतलब उसको सुनना पसंद था लेकिन मैंने उसको बता दिया था। और 2 दिन का जो टाइम था बीच में, जो 2-3 दिन थे जिस समय RT-PCR की रिपोर्ट ली थी, वो ये 2-3 दिन तो मेरे इतने बेकार गए थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जाके कहीं भी कूद जाओ या कुछ भी कर रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट भी मैं चल नहीं सकता था। 2-3 दिन मेरा बहुत ही समय रहा, और उस समय मेरा टेस्ट भी चले गया था, मतलब मुझे नहीं होता था, और डॉक्टर ने इतनी सारी गोलियां खाने के लिए दी थी। तो मतलब खाना से पूरी एनर्जी हो गई, नाम सुन के पसंद नहीं आता था, मोबाइल देखने की इच्छा नहीं होती थी, मेरे ऑफिस के फोन वगैरह आते थे, कोई अटेंड नहीं करता था, कोई रिलेटिव के फोन नहीं अटेंड करते थे, उठाता ही नहीं था, वो बजते रहता था, बिल्कुल साइलेंट करके रख दिया था, इच्छा ही नहीं होती थी कुछ भी। सिर्फ मैं एप्पल खाता था उस समय, और एप्पल के साथ मैं सिर्फ टैबलेट खाता था। लेकिन 3-4 दिन के बाद मुझे जब कवर हो गया और बाद में मेरा खाना वगैरह स्टार्ट हो गया, तो डॉक्टर बोले चलो वेल एंड गुड, अच्छा हो गया, तुमने कवर बढ़िया कर लिया, बोले आपका रिपोर्ट भी अभी अच्छा आ गया है। तो विजय जी आपको बहुत बहुत बधाई और आज तक रेडियो की पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। चलिए अब कोरोना कवरेज को यहीं विराम देने का वक्त आ गया है, तो ध्यान रहे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये तो हम रोज कहते ही हैं आपको, क्योंकि मास्क ही इस वक्त वैक्सीन है, और हाथ धोना तो ज़रूरी है ही। 20 सेकंड तक लगातार हाथ धोएं। कई गांव में, कई ग्रामीण इलाकों में, अभी मैं बीच में घूम रहा था तो मैंने देखा कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, वो लापरवाही बरत रहे हैं, और उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, मास्क पहनते रहिए। तो मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है, आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं, हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मुझे अब दीजिए इजाजत। बाय बाय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।